स्वागत है आप सबका। आज के इस लेक्चर में हम लंबाई की आपेक्षिकता या लंबाई का संकुचन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि न्यूटन के हिसाब से स्पेस निरपेक्ष है, स्पेस नहीं बदलता। या ये कहिए, कोई भी जो प्रेक्षक है, जो नापने वाला है या कोई मेज़र करने वाला है, उसके द्वारा नापी गई वस्तु की लंबाई पर वस्तु की गति या कहिए स्थिति तथा प्रेक्षक की गति या स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे निर्देश तंत्र के शब्दों में आप मेरे से पूछें इसको, तो मैं कहूँगा कि किसी निर्देश फ्रेम के सापेक्ष गतिमान वस्तु या किसी निर्देश फ्रेम के सापेक्ष स्थिर वस्तु की लंबाई एक समान रहती है। मतलब लंबाई में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप स्थिर होकर मेजर करें या गतिशील होकर, दोनों स्थिति में लंबाई के में परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि इसके विपरीत विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर हम क्या जानते हैं? गतिमान वस्तु की किसी प्रेक्षक के सापेक्ष नापी गई लंबाई नियत नहीं रहती, बल्कि क्या होता है, गति की दिशा में लंबाई नापने पर उसमें कमी हो जाती है। जैसा आप लोगों ने माइकलसन मोरले के ऋणात्मक प्रयोग में लॉरेंज के संशोधन की बात की थी, तो क्या कहा था आपने? पृथ्वी की गति की दिशा में लंबाई में संकुचन होगा और लंबवत दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता। लंबाई में संकुचन होगा गति की दिशा में, मतलब प्रभाव पड़ेगा। गति की दिशा में किसी वस्तु की लंबाई नापने पर लंबाई में होने वाली कमी को लंबाई संकुचन कहते हैं या लंबाई की आपेक्षिकता कहेंगे। समझ में आ गया होगा? चलिए एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं, फिर हम लोग आगे और चर्चा को बढ़ाएंगे। चलिए, ये है आपका लंबाई में संकुचन। लंबाई में संकुचन का मतलब समझ में आया? आइंस्टीन के अनुसार से गति की दिशा में किसी वस्तु की लंबाई नापने पर लंबाई में होने वाली कमी को लंबाई का संकुचन या लंबाई की आपेक्षिकता कहते हैं। जहां तक समझ में आ गया। इसके लिए उदाहरण देना हमारे पास संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को कल्पना करना पड़ेगा। कैसे? मान लेते हैं रोड के किनारे आप खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपके सामने से कोई बस गुजर रही है, ऐसा मान लो आप। तो बस अगर धीरे धीरे गुजरे तो हम ये बता सकते हैं भाई कि बस की लंबाई कितनी है, बस में कितने पहिए लगे हैं, कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक खत्म हुआ, वगैरह वगैरह सब। अब अगर बस की गति मैं बढ़ाऊं धीरे धीरे, तो आप लोग का ये जो ऑब्जर्वेशन होगा, जो प्रेक्षण होगा, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। कम होने लगेगा कैसे? मतलब भाई हमको ये दिखेगा कि कलर नहीं दिखा यार, देख ही रहा था कि तुरंत निकल गया। मतलब उतना बड़ा बस जल्दी निकल गया, तो उसकी लंबाई का वास्तविक अंदाजा आप लगा पाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे। समझ में आ रही बात? अब सोचिए आप कि अगर आपकी बस प्रकाश के वेग से आपके सामने से गुजरे, तो बस कैसा लगेगा? बिल्कुल छोटा सा पॉइंट साइज का, एकदम बिंदु आकार का हो जाएगा कि नहीं? मतलब उतनी बड़े साइज के बस को, बड़े आकार के बस में आपको उसमें क्या दिखेगा? संकुचन दिखने लगेगा। जैसे अब मैं कहूं कि बस स्थिर है, आप वहीं खड़े हैं, अब बस को देखिए, तो बस का कलर कैसा है, कितने विंडो हैं, कितने पहिए हैं, क्या नंबर है, सब पता है आपको। अब उसको मैं अगर एक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ाना शुरू कर दूं, तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि भाई बस तो दिखा, लेकिन पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगा। अगर वेग को और बढ़ाया जाए तो, और वेग बढ़ा दें आप, तो इस प्रकार से अगर वेग में परिवर्तन आएगा तो हम ये महसूस करते हैं कि बस की लंबाई में परिवर्तन आ रहा है। आएगा भाई?
एकदम धीरे था, थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, तो इस प्रकार से। वास्तव में ये उदाहरण इसमें नहीं आएगा क्योंकि हम लोग प्रकाश के वेग को लाएंगे तो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सोचिए कि बस का वेग अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, लगभग प्रकाश के वेग से तुलनीय हो जाए, तो उस स्थिति में आपको बस कैसा दिखेगा? ये मान लीजिए आप कि बस कैसा दिखेगा? बहुत छोटा आकार का दिखने लगेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आया लंबाई में संकुचन के बारे में? ठीक है, समझ में आ गया। इसका मतलब ये कि प्रेक्षक का वेग या उसकी स्थिति, या ये कहिए वस्तु के वेग या उसकी स्थिति का प्रभाव पड़ेगा किस पर? उसकी लंबाई पर। ठीक, अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज आपके पास ये लंबाई में संकुचन की बात करेंगे। मान लेते हैं आपके पास ये दो फ्रेम है, एक निर्देश तंत्र है एस और दूसरा है एस डिस, है ना? और ये कैसा है? ये ऐसा है कि यहाँ फ्रेम एस डिस एस के सापेक्ष v वेग से धनात्मक x दिशा में गति कर रहा है और उसी फ्रेम एस डिस पर एक रॉड रखा हुआ है। तो रॉड रखा है एस डिस में, तो एस डिस के हिसाब से रॉड कैसा होगा? स्थिर होगा। मतलब आप ये मान लो एस डिस को बस मान लो और बस के अंदर आप बैठ गए, तो बस के हिसाब से आप क्या हैं? स्थिर हैं। लेकिन बाहर जो आदमी खड़ा हुआ है उसके हिसाब से आप क्या रहेंगे? गति में रहेंगे। यहां तक समझ में आ गया? इसका मतलब फ्रेम एस डिस में आपका ये जो रॉड है वो स्थिर है और उसकी लंबाई आप कितना ले रहे हैं? मान लेते हैं L0, प्रारंभिक लंबाई। और आपने ये भी कह रहे हैं कि इसके जो निर्देशांक हैं एक्स अक्ष के अनुदिश चूंकि रखा है, तो इसके निर्देशांक आप मान लीजिए यहाँ है x1 डिस और ये है x2 डिस। इस बिंदु और इस बिंदु का निर्देशांक फ्रेम एस डिस में, जिसमें आपका ये रॉड स्थिर है। अब ये रॉड के बारे में और सोचिए आप, तो इस फ्रेम एस के सापेक्ष ये क्या होगा? गति करेगा। गति कर रहे हैं ना भाई? गति करेगा कि नहीं? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस के सापेक्ष गतिशील है, और गतिशील है तो मान लेते हैं एस के सापेक्ष इसका निर्देशांक x1 और x2 है। और प्रेक्षित लंबाई बोल रहा हूं मैं इसको, L को, जो S मापेगा, जो S नाप रहा है इस रॉड की लंबाई, वो कितना है? L के बराबर है। समझ में आया? तो इन दोनों L और इस L0 में क्या अंतर है? इसका मतलब ये हुआ, चूंकि ये L0 किस में नाप रहे हैं आप? S डिस में, जिसमें ये स्थिर है, तो इसको मैं क्या नाम दूंगा? प्रॉपर लेंथ, वास्तविक लंबाई। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे आप? वास्तविक लंबाई। और फ्रेम एस जो लेंथ नाप रहा है ये प्रेक्षित लंबाई बोल दूंगा इसको मैं। ठीक, ये दोनों शब्द याद रहेगा आपको। एक हो गया आपका ये प्रॉपर लेंथ, है ना, वास्तविक लंबाई, और ये प्रेक्षित लंबाई, ऑब्जर्व्ड लेंथ। कितना हो गया? L और L0। अब बताइए लंबाई कितनी होगी? एक सिरा इसका इतना है, दूसरा सिरा इसका इतना है। तो अगर मेरे को L0 निकालना है तो कैसे निकालूं? दोनों को ऋण कर दूंगा, दोनों को ऋण करेंगे। तो फ्रेम एस डिस में लंबाई कितनी है आपकी रॉड की? ये हो गया x2 डिस माइनस x1 डिस। इसको आपने वास्तविक लंबाई कहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रॉड तुम्हारे फ्रेम एस डिस में स्थिर है। अब फ्रेम एस में ले, तो इसको आप फ्रेम एस में लीजिएगा। तो एस के लिए क्या बनेगा आपके पास? अगर हम लोग फ्रेम एस में लेंगे तो एल का मान कितना आएगा? एल का मान आ जाएगा x2 माइनस x1। तो दो संबंध आपके पास निकल गए। ये हो गया आपका प्रेक्षित लंबाई और ये हो गया आपकी वास्तविक लंबाई, x2 डिस माइनस x1 डिस। समझ में आ गया? ये वास्तविक लंबाई हो गई और ये हो गया आपकी प्रेक्षित लंबाई। समझ में आया? हम लोगों को इन्हीं दोनों में संबंध निकालना है। किसमें किसमें? ये जो वास्तविक लंबाई है जिसमें ये स्थिर है, और ये प्रेक्षित लंबाई है जिसके सापेक्ष ये गतिशील है, इसी में। ठीक, तो अब क्या करें? अब भाई हम लोग अपने लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के पास जाएंगे। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के पास जाएंगे तो क्या करेंगे?
भाई चूंकि आप पहले ही बोल रहे हैं कि एल नॉट का मान कितना आएगा हमारे पास, ये वास्तविक लंबाई कितनी आएगी, x2 डैश माइनस x1 डैश आएगा। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से क्या बनेगा ये, जैसे कि आप लोग गैलीलियर रूपांतरण में x डैश का मान कितना लिखते हैं, गैलीलियर रूपांतरण समीकरण से x डैश का मान लिखते हैं आप, तो क्या लिखते हैं, x माइनस वी टी लिखते हैं ना भाई। और जब इसका रूपांतरण हुआ था तो आप बोले थे k लेंगे, याद आया। और k का मान कितना होता है, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, तो x2 डैश का मान कितना होगा, ध्यान दीजिए, याद हो गया ना ये। तो उसके हिसाब से आपके पास ये वैल्यू कितना निकल के आ गया, यहाँ पे ये x2 डैश का मान कितना आएगा, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर x2 माइनस वी टी, x2 डैश का मान। ठीक है, क्योंकि v क्या है, v वेग से आपका फ्रेम s डैश s के सापेक्ष गति कर रहा है। उसी प्रकार से x1 डैश कितना आएगा, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर और x1 माइनस वी टी। ये देखिए, अब इस पूरे में क्या कॉमन है, एक तो यहाँ पे ये दिख रहा है मेरे कॉमन, ये मेरे ख्याल से ले लें कॉमन इसको। तो इसको अगर कॉमन लेंगे आप तो क्या बचेगा आपके पास, इसको अगर कॉमन ले लेते हैं आप तो क्या बचा, देखो x2 माइनस वी टी बचेगा, x2 माइनस वी टी बच जाएगा ये, और क्या बचा, और आपके पास बचा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर x2 माइनस वी टी माइनस x1, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये वी टी आ गया। समझ में आया। अब ये वी टी और ये वी टी कैंसिल हो जाएगा। आप अगर बिना नोटबुक के बैठे हैं तो आपको समझ में आने में थोड़ा डाउट हो सकता है, क्योंकि इक्वेशन यहाँ दब गए मेरे, है ना। तो आपको नोटबुक जरूर रखना है अपने पास। तो ये वी टी और दोनों वी टी क्या हुआ, कैंसिल हुआ, क्या बचेगा आपके पास, x2 माइनस x1 बचेगा। ठीक है, ये आ गया। अब अभी अभी आपने बात की थी, ये क्या आ गया, x2 माइनस x1, समझ में आया, आएगा। अब तो ये कितना हो गया, √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, किसके बराबर आया, एल नॉट के बराबर। इसका मान कितना होगा, x2 माइनस x1 का मान, x2 माइनस x1 का मान कितना है, आपने कहा था ना भाई, ये प्रेक्षित लंबाई है और इसका मान x2 माइनस x1 होगा। ये कौन नाप रहा है, फ्रेम S से। तो एल नॉट बराबर कितना आ गया आपके पास, एल नॉट बराबर आ गया ये, समझ में आया। एल नॉट का मान कितना आया, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इसको अगर पक्षांतर कर दें तो क्या आएगा, अब अगर इसको पक्षांतरित कर दिया जाए तो क्या मान आ गया आपके पास, ये एल नॉट का मान कितना आ गया, L/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इस रूट को उधर ट्रांसफर कर दें, पक्षांतर कर दें अगर, तो पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपके पास ये संबंध कितना आया, आपके पास ये संबंध बन के ये आ जाएगा। ठीक है, L0√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ गया। फिर आगे क्या आएगा, बराबर L। इसका मतलब आपके पास संबंध क्या निकल के आ रहा है, आप इससे क्या समझ रहे हैं, आपको इससे ये समझ में आ रहा होगा, चूंकि ये जो मान है आपके पास, कौन सा मान है ये वाली जो वैल्यू दिख रही है आपको, √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये 1 से कम होगा कि ज़्यादा होगा, भाई 1 से कम होगा ना, समझ में आ गई बात। अब अगर 1 से कम है, जैसे मैं कहूँ आप 2 को 4 के बराबर कैसे लिखेंगे, अब इन दोनों को बराबर लिखना है तो आप क्या करेंगे, भाई इसके साथ इस 4 के साथ गुणा करेंगे ना, किसका गुणा करेंगे, 1/2 का। 1/2 का मतलब क्या, 1/2 का मतलब 1 से कम राशि का, समझ में आया। तो यहाँ बड़ा कौन होगा, ये 4 बड़ा है। क्यों 4 बड़ा है,
क्योंकि 4 में 1 से कम राशि का अगर गुणा करेंगे तब जाके 2 आता है। समझ में आया? तो इस समीकरण में ध्यान देंगे अगर आप यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा? एल नॉट में हम लोग 1 से कम का गुणा कर रहे हैं, तब जाके हमको एल मिल रहा है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो एल नॉट है ये 4 की जगह आएगा, गुणा कर रहे हैं ना 1 से कम राशि का, और ये एल से बड़ा होगा। मतलब ये समझ में आ गया हमको कि एस जो लंबाई नाप रहा है वो वास्तविक लंबाई से कम है। कम है मतलब क्या? संकुचित हो गया, छोटा हो गया, संकुचन आ गया। यहां तक समझ में आया? समझ में आया? और ये जो संकुचन आया है, लंबाई में जो कमी दिख रही है, उसको लॉरेंज फिट्जरॉल्ड संकुचन कहते हैं। कौन सा संकुचन बोलेंगे? लॉरेंज फिट्जरॉल्ड संकुचन कहते हैं। समझ में आई बात? अब एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज को। चलिए अब हम लोग इस डेरिवेशन वाले पार्ट को क्लियर कर देंगे कि मान लेते हैं इस ब्लैंक स्पेस को मैं यूज करूंगा। अब ये इस ब्लैंक स्पेस में अगर मैं ये कहूं आपको, तो आपने क्या लिखा भाई? आपने लिखा एल नॉट लिखा है, क्या लिया? 1 रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बराबर एल। क्लियर है? अब आप ये देखिए कि अगर आप वेग को सी ले लें, वी और सी दोनों बराबर हो जाए, मतलब अगर आपके वस्तु का वेग या किसी वस्तु का वेग या प्रेक्षक का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, तो लंबाई आपको कितनी लगेगी? अनंत हो जाएगी, मेजर नहीं कर सकते आप। दूसरी स्थिति और ले लीजिए, ये आपके समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं ये कहूं कि आप सी की जगह वी की जगह हाफ सी ले लीजिए, मतलब आपका वेग प्रकाश के वेग से तुलनीय है, तो आप अपने समीकरण में क्या लिखेंगे? एल नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा? 1/2 सी का घात 2, ये पूरे का घात 2, तो पूरे का घात 2 कितना हो गया? 1/4 सी की घात 2, सी की घात 2 बराबर एल, और ये सी की घात 2 सी की घात 2 कैंसिल। क्या आ गया भैया? एल नॉट रूट अंडर 1 माइनस 1/4, तो ये कितना हो गया? 4 माइनस 1 यानी कि 3/4। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? तो ये कितना आ गया? एल का मान कितना निकालेंगे? तो यहाँ ये हो गया 0.75, और 0.75 का स्क्वायर रूट निकालें तो ये होता है 0.86 के लगभग मान लेते हैं। मतलब क्या हुआ? एल नॉट में 1 से कम संख्या का गुणा करेंगे तब जाके हमको एल मिलता है। इसका मतलब लंबाई में संकुचन होता है। अब न्यूटन के हिसाब से अगर निकालना चाहें तो, अगर न्यूटन के हिसाब से आप निकालना चाहें तो आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे कि v का मान c के मान से बहुत कम है, तो ये जो 1/v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को आप क्या बोलेंगे? नगण्य मान लेंगे, मानेंगे ना भाई। और नगण्य मानेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ वर्गमूल के अंदर 1 यानी कि 1। तो इस कंडीशन में आप बोलेंगे एल बराबर एल नॉट। यही चीज न्यूटन ने कहा था। न्यूटन का कथन क्या था कि भाई वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता लंबाई पे, ना स्थिति का प्रभाव पड़ता ना ही वेग का प्रभाव पड़ता। यह है आपके लंबाई में संकुचन। अब एक चीज बताइए, ज्यामित आकार पर क्या होगा? आकार पे जैसे गोला है, गोलाकार चीज है, उसको कोई स्थिर प्रेक्षक देखेगा तो उसको गोले टाइप का लगेगा, वो बिल्कुल गोल सा। और गति करते हुए अगर निकलेंगे आप तो कैसा लगेगा? वो अंडाकार हो जाएगा ना। उसका जो आकार होगा आपके गोले का, वो आपको कैसा लगने लगेगा? अंडाकार या दीर्घवृत्तीय प्रतीत होने लगेगा। इस प्रकार से हमको एक चीज और समझ में आ गया। क्या समझ में आया? वस्तु का ज्यामितीय आकार निरपेक्ष ना होकर आपेक्षिक होता है। समझ में आया? समझ में आ गया ना यहां तक? तो एक चीज आपको समझ में आ गया। क्या समझ में आया? आपको यह समझ में आया कि गतिशील प्रेक्षक अगर होगा तो उसके द्वारा जो लंबाई नापी जाएगी और स्थिर प्रेक्षक द्वारा जो लंबाई नापी जाएगी, दोनों अलग अलग होता है। जैसे आपको एस डैश में कितना लंबाई था? एल नॉट,
L0 उसको आपने क्या नाम दिया था, प्रॉपर लेंथ, वास्तविक लंबाई। और S ने जो नापा, S के सापेक्ष, क्योंकि आपका जो रॉड था वो गति कर रहा था v वेग से, तो उसके द्वारा जो लंबाई नापी वो कितना था, L, उसको आपने प्रेक्षित लंबाई कहा। दोनों में क्या संबंध निकला, L बराबर L0 वर्गमूल 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसका मतलब लंबाई में संकुचन होगा। लंबाई में इस संकुचन का अध्ययन लॉरेंज और फिट्जरॉल्ड ने किया था, इसलिए इस संकुचन को लॉरेंज फिट्जरॉल्ड संकुचन कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया। इसके तुरंत बाद बिल्कुल इसी की तरह समय की आपेक्षिकता है या समय का विस्तारण है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।